बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान तो 3 हफ्तों से कर रखा है, मगर असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख क्या होगी, इस बात का ऐलान कल रात 8 बजे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लिबर्टी चौक पर करने जा रहे हैं। इस बीच इमरान खान साहब ने हर सतह पर हर तरह की मुशावरत की और दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती रही कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान हरगिज़ असम्बलियाँ तोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन आज बात करते हुए मीडिया से फवाद चौधरी ने कहा कि असम्बलियाँ 17 को टूटें या फिर 23 को, असम्बलियाँ तो ज़रूर टूटेंगी। तो फवाद चौधरी की कल की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि यह फैसला साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का है कि असम्बलियाँ कब टूटनी हैं। सवाल यह है कि क्या साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह फैसला ले लिया है, वो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, या फिर कल हमें एक और नई तारीख असम्बलियाँ तोड़ने की दे दी जाएगी। तो क्या इसमें सारे मुहर्रकात हैं, कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं। सदर मुमलिकत की भी मुलाकात हुई है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से। उन मुलाकातों के बीच क्या चल रहा है, मुज़ाकरात का जो मामला था वो कहाँ पर जाकर रुका, और इस बीच जो काफ लीग मुतालबा कर रही है तहरीक इंसाफ से, क्या उसके लिए तहरीक इंसाफ तैयार है? इन सवालों के जवाब हम अपने पैनलिस्ट से लेंगे। हसन, सबसे पहले आपके जानिब आएंगे। सदर मुमलिकत भी मुलाकातें कर रहे हैं इमरान खान साहब से। इन मुलाकातों से क्या कुछ निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्या हम देख रहे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है मुज़ाकरात की सूरत में, या फिर इमरान खान फैसला कर चुके हैं असम्बलियाँ तोड़ने का? देखिए, लग तो ये रहा है कि इमरान खान साहब के साथ दोनों वज़रा आला तो खड़े हैं। अभी तक जो भी इतलात सामने आ रही हैं, और अभी कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब का और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इमरान खान से मुलाकात जो है टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें यह तय पाया है कि कल दोनों वज़रा आला लिबर्टी चौक में होने वाले जलसे में दोनों वहाँ पर मौजूद होंगे। और फवाद चौधरी की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि कल वो असम्बलियाँ तहलील करने से मुतल्लिक बड़ा ऐलान करेंगे। और पहले जो मामला इनमें चलते रहे, सदर मुमलिकत यहाँ पर थे, और फिर उससे गो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इमरान खान साहब के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो उनका मकासद पूरा नहीं हो पाता। दूसरा ये है कि जो काफली के साथ मामला चलते दिखाई दे रहे थे, वो पहले 40 सीटों की एडजस्टमेंट की बात चल रही थी, फिर 40 से कम होते हुए 30 सीटों के बात आ गई। चंद दिन पहले 20 सीटों के तक जो है वो मामला आ चुका था। लेकिन कल जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें सदर मुमलिकत ने काफ़ी रोल प्ले किया, असद उमर साहब भी राब्ते में थे, परवेज़ खटक साहब भी राब्ते में थे, उनसे जो है तकरीबन 12 सीटों की एडजस्टमेंट पे डिस्कशन चल रही थी। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये किस जगह पर मामला तय हो रहे हैं या हो चुके हैं। अलबत्ता वो लाहौर के, जिसमें शफकत महमूद का हल्का बनता है, वो भी सीटों की एडजस्टमेंट में वो हल्का भी चाहते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो बलीगुर रहमान की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई थी। जी हसन। और आज जो कैबिनेट का इजलास हुआ है, जो अंदर जराए मौजूद थे, वो ये दावा करते हैं कि परवेज़ लाई साहब ने हंसते हुए ये बात कही है कि आज जो करवाना है करवा ले, जो पास करवाना है, हो सकता है कि ये आखिरी कैबिनेट का इजलास हो। और लेकिन जो ज़िम्मेदारान है वो इस चीज़ से इनकारी करते दिखाई दे रहे हैं। हालात तो ये है कि इमरान खान साहब अब फैसला ले चुके कि हमने असम्बलियाँ तहलील करनी है। इम्कानात ये हैं कि अगर वो असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करते हैं तो क्या गवर्नर पंजाब एतमाद का वोट जो है वो लेने का कह सकते हैं। और ऐसी सूरत में क्या वो 18 मेंबरान असम्बली जिनको मुअत्तिल कर रखा है 15 नशिस्तों के लिए, तो क्या वो फिर वोट कास्ट कर सकेंगे। ये एक मामला फिर जो है अदालती मामला, अदालत की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा, काफ लीग जो है वो पाकिस्तान का, जो इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई थी मोनस लाई की, उसमें ये डिस्कशन ज़ेरे गौर लाई गई थी कि क्या काफ लीग जो है वो पीटीआई के अंदर, यानी जो जितने अफराद मौजूद हैं वो जम हो सकते हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि हम अपनी शनाख्त चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आइंदा अगर हम जीत कर आए तो हम या तो हम हमारे में से कोई वजीर आला हो सकता है, या फिर दूसरी तरफ से ये भी ऑफर की गई थी कि हम आपको 8 वजारतें दे देते हैं। तो उसमें सीट एडजस्टमेंट पे डिस्कशन हुई थी। अलबत्ता मामला जो है काफी पोजीशन पर पहुंच चुके। अलबत्ता अब ये इतलात आ रही हैं कि कल इमरान खान साहब जो है वो बड़ा ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ
मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास भी आज होने जा रहा है जी। और वो ये चाहेंगे कि जो है वो किसी हद तक असम्बलियां तहलील ना हो, क्योंकि उनकी भी पोजीशन इस हद तक नहीं है। ठीक है अलबत्ता हसन। उनमें से ग्रुप ऐसा है जो ये चाहता है कि हम इंतखाबात की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आगे 5-6 माह तक भी जाते हैं तो हालात इस हद तक नहीं होंगे कि वो इलेक्शन की तरफ जाए, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरह 1971 का आज जो है वो जिक्र होता दिखाई दे रहा है, अगर उसके साथ भी लिंक किया जाए और जिस तरह वो करते दिखाई देते हैं 1971 के मामलात में कैसे ठीक जो है है वो हसन, जो बात आप कर रहे हैं ना, हम प्रोग्राम में आगे चलकर इसी पर बात करेंगे, किस तरह से सियासी बहरान जो है किसी बड़े साने को जन्म देता है। बहरहाल आपकी इतलात के मुताबिक नून लीग नहीं चाहती कि इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करें, लेकिन इमरान खान साहब ने ये इरादा कर रखा है। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आते हैं, अगर इमरान खान ऐलान कर देते हैं असम्बलियों को तहलील करने का, तहरीक इंसाफ की जानिब से सुबह असम्बलियां तहलील कर दी जाती हैं, बेशक अभी तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर है, लेकिन वो सिस्टम में भी मौजूद हैं। असम्बलियां तहलील कर देते हैं, सिस्टम से आउट हो जाते, तो इसका इमरान खान साहब को आपकी नज़र में फ़ायदा होगा या नुकसान? देखिए जी, सबसे पहले तो कोई भी बात करने से पहले आज 16 दिसंबर है और मैं अगर आपकी इजाज़त से एक जुमला इस हदिया में कह सकूं जो APS पेशावर के सानहे के बारे में है, जो उन शहदा के बारे में है। और जब हम इस तरह की बात करें और इस तरह के इमेजेस को वापस देखें या इस तरह की तारीख़ को वापस देखें और इस बात को सोचें कि किस तरह की कुर्बानियाँ, किस तरह के मासूम शहीद इस मुल्क ने दिए हैं इस अपनी सालमियत के लिए, उस जंग के अंदर जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई थी, उस जंग के अंदर जिसमें से हम कामयाबी से निकल तो आए, लेकिन उसके आज भी कुछ इधर उधर हमें ताने बाने नज़र आते हैं। कितनी कुर्बानियाँ हमने दी। जब इस तरह की बात कोई शख्स सोचे, ख़ास तौर पे आज के दिन में, तो ये जो बातें हैं कि इमरान खान साहब 17 तारीख़ को 3 दफ़ा छींक मारेंगे या 4 दफ़ा मारेंगे और असम्बलियाँ तहवील हो जाएंगी या 23 तारीख़ को होंगी, और नून लीग के अंदर कितने धड़े बन चुके हैं, क्या हमजा शहबाज साहब ने चाय पीने का फ़ैसला कर लिया मरीम नवाज़ साहिबा के साथ, या मरीम नवाज़ साहिबा ने हाथ मिलाया था सलमान शहबाज साहब के साथ, ये उसी तरह कव्वा हलाल है या हराम है की एक बहस लगती है, जिसके के अंदर हमारी कौम, हमारा मुआशरा, हमारी सियासत, हमारा मीडिया बहुत सालों से घिरा हुआ है, और हम अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जो कि हमारे गिरदोनवा में हो रही हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर की हकीकतें हैं, हम उनको अक्सर सियासत की इस बहस के अंदर भूल जाते हैं। तो आज का दिन ख़ास तौर पे 16 दिसंबर का दिन, क्योंकि APS पेशावर के शहदा का दिन है, तो मैं इसी के तनाज़र में, इसी के साए में आज की सियासत को भी आपकी इजाज़त से डिस्कस करूँगा। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब के पास सियासी ऑप्शंस तो बड़ी शायद कम हों, वो सिस्टम का हिस्सा रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बातें तो हम पहले भी करते आए हैं, और मेरा ख्याल है कि इससे इमरान खान साहब को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका ख्याल है कि वो और उनकी सपोर्ट में जो 60-70% आवाम है वो ही सिस्टम है। अगर वो इससे बाहर हो जाएंगे तो सिस्टम चल ही नहीं सकेगा। सिस्टम से निकलने का नुकसान उसको होता है जो सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा हो। अगर आप सिस्टम जितना बड़ा हिस्सा हो या सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा हो, तो फिर सिस्टम से निकलने का आपको नुकसान नहीं होता, फिर आपके बगैर सिस्टम चल नहीं सकता। लेकिन इस सारी तोड़ जोड़ के अंदर जो परवेज़ इलाही साहब ने आज आखिरी काबीना का इजलास बुलाया, उसकी आपको तफसीलात बताई गई, इमरान खान साहब की तकरीर, नून लीग का अंदर जो इजलास हो रहा है उसकी तकरीर, उस सारे के अंदर क्या किसी ने उस नेशनल एक्शन प्लान के बारे में सोचा जो APS पेशावर के सानहे के बाद हमने इम्प्लीमेंट करने का वादा किया था, जिसके 16-17 नुकात थे, और आखिरी रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके अंदर से सिविलियन गवर्नमेंट के करने वाले काम जो थे, PTI की गवर्नमेंट हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, उसमें से बेशतर काम जो हैं वो किए नहीं गए थे। हमने एक तरफ तो फौजी ऑपरेशंस के थ्रू जंग लड़ी, दूसरी तरफ जिन चीज़ों को हमने नेशनल एक्शन प्लान में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इकट्ठे मिलके एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह साइन किया था, उसके ऊपर क्या बना। उसके अंदर पंजाब के अंदर कुछ ऑपरेशंस होने थे। राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अल्लाह की शान है कि राना सनाउल्लाह साहब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यानी कि लोगों की सेफ्टी और लॉ और गवर्नेंस की रखवाली पे राना सनाउल्लाह साहब हैं। तो ये क्या नेशनल एक्शन प्लान जो है ये इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा है? तो हमें इस तमाम सियासत के ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आज के रोज़ ख़ास तौर पे उस सियासत को कनेक्ट ज़रूर कीजिए उन लोगों से
जिनकी वजह से ये मुल्क आज कायम है, उन ऑपरेशंस की वजह से, उन प्रोग्राम में शहीदों आगे की वजह चलकर से, हमने बात और इसी यहीं पर से ही आगे करनी चलेंगे। है। आदिल वड़ाई साहब, आपकी जानिब आते हैं। एक तरफ इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है हसन की खबरों के मुताबिक कि वो असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत ऐसा चाहती भी नहीं है कि इमरान खान साहब जो असम्बलियां तोड़ें। ज़ाहिर है तोड़ेंगे तो उन्हें इलेक्शन कराना पड़ेंगे, लेकिन इससे पहले भी इलेक्शन होने थे, वो भी अभी तक नहीं हुए। तो दोनों जानिब से आपका तज्जिया क्या कहता है कि कौन क्या करने जा रहा है? क्या इमरान खान वाकई में कल असम्बलियां तोड़ देंगे या फिर एक हतमी तारीख दे देंगे असम्बलियां तोड़ने की? देखिए, हुकूमत के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। हुकूमत क्या करेगी अगर इमरान खान साहब ये तय कर लें कि असम्बलियाँ तोड़नी है। इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उसके 2 इजलास हुए। उन्होंने इमरान खान साहब को इस पर ब्रीफिंग दी और उस पर उन्होंने उनको मुतमिन किया कि अगर आप ये फ़ैसला कर लेंगे कि असम्बलियाँ तोड़नी हैं तो फिर से वफाकी हुकूमत नहीं रोक सकती। और असम्बलियाँ टूटने के बाद अगर कोई ये कह रहा है कि 90 दिन से इलेक्शन आगे चले जाएंगे, कोई निगरान सेटअप को जो है वो रोका जा सकता है या इसको आगे ले जाया जा सकता है, तो ये भी मुमकिन नहीं है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पे। तो हुकूमत के हाथ में तो कुछ नहीं है। अब मामला है कि इमरान खान साहब की अपनी जमात इस हवाले से क्या कह रही है। इमरान खान साहब के जो जमात के अहम लोग हैं वो 90% इस बात पे मुत्तफिक थे कि असम्बलियाँ तोड़नी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन का माहौल तभी बनेगा। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें परवेज़ इलाही ने भी बड़ा किरदार अदा किया, मोहन इलाही ने भी बड़ा किरदार अदा किया, और अब ये रेशो 50-50 हो गई है। और अब काफ़ी लोगों को कायल कर लिया उन्होंने कि इमरान खान साहब को कायल किया जाए कि असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएँ। अब इमरान खान साहब ने रावलपिंडी में आके जब ये अनाउंस किया था तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने किसी से मशवरा नहीं किया था, उस सब के लिए सरप्राइज़ था। वो असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो सब के लिए सरप्राइज था। और अभी भी इमरान खान साहब ने ये पत्ते सीने से लगा रखे हैं। अच्छा। और अभी भी इमरान खान साहब ने किसी से शेयर नहीं किया। ये उनका ही फैसला होगा, लेकिन जब वो फैसला कर लेंगे फिर ये इम्प्लीमेंट होगा। इसमें रोका नहीं जा सकता इसको। हाँ, अलबत्ता इसमें चौधरी परवेज इलाही का एक कंसर्न है। वो ये चाहते हैं, जिस तरह के हसन भी कह रहे थे, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, लेकिन इमरान खान ये तय कर चुके हैं कि जिस तरह से वो बैसाखियों के सहारे और इत्तेहादियों के हाथों जिस तरह वो ब्लैकमेल हुए 2018 के बाद, तो इस मरतबा उन्होंने ये तजर्बा नहीं करना। तो वो ये कह रहे हैं कि आप आएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ें, जितनी आप सीटें कह रहे हैं उस पर हम आपको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई MNA MPA खड़ा ना करें, तो ये हम पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस पर अभी तक कोई बात नहीं बनी। लेकिन चौधरी परवेज इलाही इसको इस तरह से देख रहे हैं कि अगर वो इमरान खान की बात नहीं मानते, इसका भी पॉलिटिकल एक नुकसान है। देखिए, उनके साथ जो इस वक्त फॉलोइंग है हल्के में, इस वक्त जो उनके अपने हल्के हैं वहाँ पर उनका जो वोटर मुतहरिक हुआ है, उनके साथ PTI की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो वो उससे हाथ धो बैठेंगे। जी अदील। तो चौधरी परवेज इलाही ये चाहते हैं कि असम्बलियों की तहलील का मामला कुछ आगे ले जाया जाए। उसकी रीज़न ये है कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट तो उनको होती नज़र नहीं आ रही। तो इस वक्त जो हुकूमत है, प्रोजेक्ट्स हैं उनके हाथ में, फंड्स उन्होंने हल्कों में देने हैं, जो नए ज़िले बनाए हैं उनको फंक्शनल करना है पूरी तरह से, वो अभी उस तरह से नहीं हो सके, तो उसको आगे ले जाने के हवाले से कायल करने की कोशिशें हो रही हैं। ठीक है, तो काफ लीग भी नहीं चाहती कि असम्बलियाँ टूटें। ज़ाहिर तरक्याती काम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो काफ लीग का भी यही है इरादा कि जो काम शुरू हो गए हैं वो तकमील को पहुँचें। ज़ाहिर है उसका क्रेडिट फिर काफ लीग को जाएगा और अपनी एक अलग शनाख्त भी वो कायम रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का भी ये फैसला है कि वो बैसाखियों पर बनी हुकूमत या इत्तेहादियों का साथ लेकर आने वाले वक्त में हुकूमत नहीं करेंगे। इस इरादे का इज़हार वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। बहरहाल हसन, जो बात साद रसूल साहब ने भी की 16 दिसंबर की, सैनी APS को आज 8 साल मुकम्मल हो गए। इससे पहले सकूते ढाका हुआ। सकूते ढाका के पीछे भी सियासी तनाव, सियासी कशीदगी, वो सारा कुछ था, और उसके बाद इतना बड़ा मुल्क में सानिया हुआ। और 16 दिसंबर सानी APS के बाद भी जो TORs बने, सिविल हुकूमत ने जिस पर काम करना था वो हुकूमत ना कर सकी। तो हमारी हुकूमत, हम हर साहने से कोई सबक नहीं सीखेंगे
اور اسی طرح سے چلتے رہیں گے، یا پھر ان سانحات سے کوئی سبق سیکھتے ہوئے کم از کم اس وقت جو حکومت ہے یا پھر جو اپوزیشن میں ہیں وہ لوگ اتنے ذمہ دار ہیں کہ آ کر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے اور ملکی مفاد کے لیے فیصلے کریں گے؟ دیکھیں اس چیز سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو ثانیہ اے پی اے کے بعد جو ہے یہ سارا جو پلان بنا تھا اس پر عمل درآمد کس نے کروانا تھا؟ 7-8 ماہ سے تو حکومت میں تماشا لگا رکھا ہے، کوئی اس کو سنجیدہ لینے سے تیار نہیں ہے. پہلے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اب جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ امن و امان کے حوالے سے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی سنجیدہ لینے کو تیار نہیں ہے. اور دوسرا، قوموں کی زندگیوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے ایام آئے ہیں کہ جہاں پر فخر یا کہیں پر ندامت کی سچویشن بنتی دکھائی دی، لیکن ہم نے ان سے سیکھا نہیں. اور تاریخ بھی بار بار دہراتی ہے کہ تاریخ سے ہی سبق سیکھ لیا جائے. لیکن 1971 کے جو معاملات تھے، 5 دسمبر 1970 کا جب انتخابات ہوئے تھے، اس کے بعد کیا اناؤ اور جو ہے وہ ضد والی سچویشن بن چکی تھی، اور وہی پھر 1901 سال بعد جا کے ہمیں سکوت ڈھاکہ دیکھنا پڑا. اور ہم اپنے مشرقی بازو جو پاکستان کا مشرقی حصہ تھا وہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ قربان کر دیا، یعنی الگ کر دیا. قربان تو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ہماری غلطیوں سے ہی وہ جو ہے وہ الگ ہو گیا. اور آج 1971 سے لے کے آج تک ہم نے کیا سبق سیکھا؟ کئی ایسے مواقع آئے، کئی ایسی وجوہات بنی کہ ہمیں جو ہے وہ میز پر بیٹھ کر ملک کی ترقی کے لیے اس کے تسلسل کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن آج تک ہم نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا. ہم مثالیں دیتے ہیں بنگلہ دیش کی کہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، ان کے کیا مطالبات تھے. ان کے آپ جی ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں اور پاکستان کا جی ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ترقیاتی گراف دیکھ لیں اور پاکستان کا ترقیاتی گراف دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ان کے ریزرو دیکھ لیں 35.69 پر سٹینڈ کرتے ہیں، ہمارے ریزرو دیکھ لیں 6.2 سم تھنگ پر آ چکے ہیں. ان کی پوزیشن دیکھیں ترقیاتی، وہ ایشیا میں بہترین ماڈل بن کر سامنے آیا ہے. جی حسن. اور آج ہم جو ہیں اپنے اختلافات میں بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، وہ ہماری اناؤ والی پوزیشن ہے، ہم اس سے نکلتے دکھائی نہیں دے رہے. اور خاص طور پہ وہی چیزیں ابھی بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. کوئی حکومت، کوئی اپوزیشن، کوئی پی ڈی ایم کی جماعتیں اس معاملات کو سنجیدہ لیتی دکھائی نہیں دے رہی، اور بلکہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ اختلافات کی نظر کرتے دکھائی دے رہے ہیں. کرسی کی خاطر آپ ملک کو کیوں توڑنے پر تلے دکھائی دیتے ہیں؟ اگر ایک جو ہے وہ جماعت بیٹھنے کو تیار ہے تو دوسرا کیوں پیچھے ہٹتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں ضد جہاں پر آ جائے وہاں پر جو ہے وہ اختلافات بڑھ جاتے ہیں. عمران خان صاحب بھی ضد پر ہی سٹینڈ کرتے ہیں. پہلے نواز شریف صاحب کی یہ پوزیشن تھی کہ ہم بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن کئی جگہوں پر ان کو بیٹھنا پڑا. ٹھیک ہے حسن. بینظیر بھٹو کے دور میں جی. ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا، مشرف کے ساتھ بیٹھنا پڑا، پھر اس کے بعد دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی آپ کو بیٹھنا پڑا. جی. آج آپ بلوچ کو بھی جو ہے وہ گالیاں دیتے تھے، آج ان کے ساتھ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتے تھے، ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے حسن. یہ نہ ہو کہ حالات اس حد تک چلے جائیں کہ آپ کو میز پر بیٹھنے کا وقت نہ ملے. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تیسری قوت ایسی ہے، آخرکار ان کو میدان میں آنا پڑے گا، اور ان چیزوں کو تاریخ کو دیکھتے ہوئے ان سب کو ایک میز پر لا کے جو ہے تیسری قوت جو ہے وہ پس پردہ کوششیں کر رہی ہے ان سب کو میز پر لانے کی. سعد رسول صاحب، حسن کی اسی گفتگو کو آپ کی جانب لے کر آتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ ہم کسی اور سانے کے انتظار میں ہیں ایک ہونے کے لیے. دیکھیے، پاکستان کے جو پاکستان کی ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، ہماری عوام ہے، ہمارے اسکول کے بچے ہیں، دیگر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے خلاف ہر اس طرح کے ایگزسٹینشل تھریٹ کو ناکام بنانے کے لیے کام کریں گے، اور کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں. یہ مسئلہ جو ہے یہ چند لوگوں کا ہے، یہ سیاستدانوں کا یا ہماری گورننس میں رہنے والے چند لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ پاکستان کا اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں. آپ ابھی باہر چلے جائیں، حسن صاحب نے ابھی، عدیل صاحب نے بھی اسٹریٹ پہ بہت رپورٹنگ کی ہے. ابھی کسی کو ذرا روک کے پوچھ لیں کہ آپ کے خیال میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو آپس کے اندر کیا کرنا چاہیے اتحاد آپس میں بڑھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس چیزوں سے کہ وہ 4 امیر لوگ جو کہ پچھلے 40 سال سے سیاست کے اندر برجمند ہیں یا سیاست کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے وہ، پھر ان کے بچے، پھر اب ان کے بچے، پھر ان کے بچے، ہم اسی غلامی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. وہ لوگ آپس میں کیا اتحاد کریں گے؟ یہ ادھر چلا جائے گا، وہ ادھر آ جائے گا، وہ اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹ کر لے گا، اس کو گجرات دے دے گا، اس کو لاہور دے دے گا، اس کو راولپنڈی دے دے گا، اس کو ملتان دے دے گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. لوگ تو اس بات سے بالکل آ رہی ہیں، لوگوں کے تو مسائل ہی اور ہیں.
महंगाई, सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लोगों के तो मसाइल ही और हैं। एट द एंड हल तो इन्हीं सियासतदानों सवाल ये ने है करने हैं ना। इफेक्टिवली, जी मैं गुजारिश करूं कि मैं शायद दीगर दिनों पे जब हम रेगुलर सियासत की बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत सी मुफाहमत की, आगे बढ़ाने की, चीज़ों को इकट्ठे चलाने की, मिल बैठ के बात करने की बात करते हैं, और मैं उस बात के इन प्रिंसिपल हक में हूँ। लेकिन आज के दिन कम अज़ कम मैं कुछ बातें मुफाहमत के अलावा थोड़ी सी सच्ची अपने ख्याल में, अपने ना फ़हम में करना चाहता हूँ, अपने नाक़िस से फ़हम में। गुजारिश ये है कि वो एक बड़ी अजीब सी मिसाल है कि कुएं के अंदर अगर कोई गंदगी पड़ जाए तो आप कुएं में से जितना मर्जी पानी निकालते रहें, उसका पानी साफ़ नहीं होगा। जब तक वो गंदगी, वो गलाज़त आप कुएं से नहीं निकालेंगे, आप जितना मर्जी पानी निकालते रहें, बाकी का पानी गंदा ही रहेगा। जी साद रसूल साहब, हमारी रियासत के स्ट्रक्चर के अंदर, ख्वाह वो हमारा आइन का कुछ स्ट्रक्चर हो जो 18वीं तरमीम के बाद हमने चलता नज़र नहीं आया, ख्वाह हमारे चंद ऐसे सियासतदान हो जो 1985 में किसी वजह से हमारी पॉलिटिकल कल्चर के अंदर पैदा हो गए, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, जो 1985 का प्रोजेक्ट है मौलाना साहब वगैरह की भी इसके जी अंदर साद रसूल बहुत साहब। सी। तो अगर हम उन लोगों को जो आजमाए हुए हैं, जिनको तमाम कौम का जिस पे कंसेंसस है कि वाकई इन्होंने कुएं को ख़राब कर दिया, जब तक इनको कुएं से बाहर नहीं निकालेंगे, इनके थ्रू ठीक आप है। जो भी काम करवाते रहेंगे, कुआं खराब ही रहेगा, उसका ठीक पानी है। साफ नहीं हो सकता। सही है। अदिल बड़ाई साहब, आपकी बिल्कुल जानिब आते हैं। मुफाहमत करें, सारी है। चीजें करें, लेकिन मेहरबानी करके सुनने वाले लोग, खास तौर पे जो यूथ है हमारी कौम की, मेहरबानी करके अपनी मर्जी के पढ़े लिखे ईमानदार लीडर्स आने वाले इलेक्शंस में ठीक है साद रसूल चुनिएगा। साहब, आपका कमेंट इसका आ गया। बेटा, अदिल वो बड़ाई उसका साहब, आपकी बेटा। जानिब आते हैं। अदिल, बहरहाल जो भी हो जाए, इन्हीं सियासतदानों ने अवाम के मसाइल को हल करना है। अगर ये आपसी उलझनों और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहेंगे तो वो जो मुल्क की मफाद के फैसले करने हैं, जिसका बराह रास्त असर या फिर नुकसान या फ़ायदा अवाम को ही होना है, वो कब कर पाएंगे? तो अब वक्त है, आप समझते हैं कि सियासतदान, ये तमाम ही ज़ीरक सियासतदान है, इमरान खान साहब एक नई उम्मीद के तौर पर आवाम के सामने आए थे, ये सब कोई ऐसा फैसला लेंगे कि मुल्क किसी और बड़े साहने से दो चार ना हो? देखिए ना, आज वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आज़म हाउस में 2 इजलासों की सदारत तो की, लेकिन वो इजलास किस पे थे? वो सोशल मीडिया के हवाले से थे। कि किस तरह वो से इजलास तहरीक किस इंसाफ पे को थे? टफ टाइम देना है। कि इमरान खान साहब का तोशा खाना स्कैंडल पे किस तरह से मजीद इस पे बात करनी है। वो इजलास मजीद ऑडियो लीक्स पे होंगे। उसके बाद वो ऑडियो इजलास लीक इस पे जारी थे कि अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आज उनको कलमदान भी नया दिया गया है, मुआवने खुसूसी बराए दाखिला बन गए हैं। तो ये इजलास तो होना चाहिए था। जो आप बात कर रहे हैं, उस वक्त जो 8 साल पहले नेशनल एक्शन प्लान बना था, तो नेशनल एक्शन प्लान का फॉलो अप किसने करना था? बहुत से चैलेंजेस जो इस वक्त मुल्क में सर उठा रहे हैं, जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है, आज तो उस पर बात होनी चाहिए थी। बिल्कुल, आज बात होनी चाहिए थी कि हमने किस तरह माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। लेकिन आज होने वाले शारे दस्तूर पर ऐवाने इक़्तिदार में होने वाले इजलास, वो सोशल मीडिया टीम के थे और उसमें मौजूद थे इमरान खान साहब और तोशा खाना जी। तो अवाम के मसाइल की तो आप भूल जाएं बात। इस वक्त इकॉनमी की ये सूरत हाल है कि खुदा न खास्ता अब रोज़ जो डिफ़ॉल्ट की बातें सुनने को मिलती हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उनको भी इसमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि रोज़ाना आकर 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके आप बोलेंगे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है और सिर्फ ये नून लीग को नीचा दिखाने के लिए, तो इससे तो मुल्क का और अवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा। पैनिक क्रिएट हो रहा है। जब आप इस तरह की बात करते हैं, पैनिक क्रिएट होता है, अल्टीमेटली उसका नुकसान तो अवाम को ही होगा। जब आपके रुपए पे प्रेशर आएगा, जब आपका डॉलर जो है उसकी वो ब्लैक हो रहा होगा, लोगों के ये जो बयानात सुन के, अपने लीडर्स की बयानात सुनने के बाद, तो उसके बाद अल्टीमेटली भुगतना अवाम नहीं है। बिल्कुल तो अदील, आपने बात दुरुस्त की कि भुगतना अवाम को पड़ेगा। और आज क्या फैसले लेने चाहिए थे इस हुकूमत को, और आज हुकूमत ने क्या फैसले लिए हैं, इसकी आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की। इसके साथ ही हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जिनसे हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो हमारी मईशत को दुरुस्त हम पर लाएंगे, हमारे लिए कुछ अच्छे फैसले लेंगे, वही एक दूसरे के फैसलों से इत्तफाक नहीं करते। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जो आपको बताया था कि जिनसे हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये हमारे लिए कुछ अच्छे फ़ैसले लेंगे, हमारी मुश्किलात को आसान करेंगे, वो आपस में ही एक दूसरे की बातों से ही इत्तफाक नहीं करते। मुसद्दिक मलिक ने हमें ये खुशखबरी सुनाई थी कि रूस के साथ जो है वो हमारा मुआहिदा हो जाएगा, बहुत जल्द जो है वो तेल आवाम को जो है वो बड़े सस्ते दामों तेल दिया जाएगा। आज वो इससे मुतालिक क्या बात कर रहे थे, आपको दिखाते हैं। तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस खबर से मुतालिक क्या कहा, ये भी देख लीजिए। साद रसूल साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली, दोनों का ताल्लुक़ ही हुकूमत से है, इत्तेहादी हैं, और एक जानिब हमें खुशखबरी दी जाती है, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी उसकी तरदीद कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब ऐसा सिस्टम ही मौजूद नहीं है जो रूसी तेल को साफ़ कर सके। देखिए, दो तीन बातें इसके अंदर से बड़ी अजीब सी हैं। सबसे पहली बात तो पीडीएम के अंदर क्या बात करें, अगर मुसद्दिक मलिक साहब मेहरबानी करके अपने फॉरेन मिनिस्टर से बात कर लें, या आज जो काबीना का इजलास हुआ था उसमें आपस में बात कर लें अवाम को बताने से पहले, तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि आपने डोमेस्टिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो कह दिया कि ऐसा सस्ता तेल मिलने लगा है, तो क्या हमारे ऑयल मिनिस्टर को ये नहीं पता था कि हमारा अगर हमें तेल सस्ता मिल भी जाए तो हमारे पास डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उसको क्रूड ऑयल को ठीक कर सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। ये मुसद्दिक मलिक साहब को नहीं पता था, हमारे ऑयल मिनिस्टर साहब को, ऑयल एंड गैस के मिनिस्टर को नहीं पता था, और फॉरेन मिनिस्टर को पता था। यानी कि जिसका काम है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल की रिफाइनरीज को देखे, उनको बेहतर करे, ऑयल इंपोर्ट करे, उसको प्रोसेस करके तो उसको यूटिलाइज करे, उसको ये नहीं पता था। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को ये पता था। मेहरबानी करके आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करते हैं। मेरी बसद एहतराम पीडीएम के लोगों से गुजारिश है। सबसे पहली बात ये कि अगर आपके पास इस तरह का ऑयल, वो कौन सा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कौन सी आसमानी मशीन है जो कि फॉरेन मिनिस्टर साहब को पता है कि लगेगी, जिसके बाद उसके अंदर वो मशीन चेक करके रूस के ऑयल को ठीक करेगी, बाकी ऑयल्स को ठीक नहीं करती, और वो सिर्फ इसके लिए डेडिकेटेड है। और अगर वाकई ऐसी कोई मशीन है तो अब मेहरबानी करके अपने ऑयल एंड गैस के मिनिस्टर को बता दें ताकि वो मंगवा सकें। ये कह देना कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जिसके थ्रू हम वो तेल इस्तेमाल करें, सॉरी एक जुमला, ये बात कर देनी, ये काम है हुकूमत का। हुकूमत का काम है कि वो कहें कि हम वो मशीन मंगवा रहे हैं, वो 2 महीने में आ जाएगी, 3 में इंस्टॉल हो जाएगी, 4 में ऑपरेशनल हो जाएगी, 6 में हम उसके अंदर से तेल राशन गुजारना शुरू कर देंगे। भाई आप कोई तरीका बताएं इसका। ये कहना कि हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है, अगर ये बात सच भी हो कि हमारे पास एबिलिटी नहीं है, तो ये किस तरह का जवाब है? आप मेरे से पूछें अगर एक सवाल, आप मेरे से कहें कि साहब ये आईन में फलानी बात कहां आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं किस तरह से आवाम को बता देना कि हमारे पास, मुझे अदील के पास जाना है, वक्त नहीं है ब्रेक लेने। जी एक जुमला। मुझे पता है कि आपने जाना है। अगर मैं आपको जवाब में ये कहूं कि भाई मुझे नहीं पता, हमारे पास ये एबिलिटी, मेरे पास ये एबिलिटी नहीं है, तो आप मुझे इधर क्यों बिठाएंगे? भाई एबिलिटी डेवलप करें आप। बिल्कुल, आप एबिलिटी डेवलप करने के लिए आपको हुकूमत में बिठाया गया है, कोई ये बताने के लिए नहीं बिठाया गया कि हमारे पास एबिलिटी नहीं है। ठीक है। साद रसूल साहब ने जो नुक्ता उठाया, अदील वड़ाई साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ऐसे ही इसका जवाब देना चाहिए था आपकी नज़र में, और जो बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं वो दुरुस्त है, या फिर जो हमें खुशखबरी मुसद्दिक मलिक साहब ने दी थी वो हकीकत है? दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक खेल रहे हैं। अच्छा। बिलावल साहब जिस पिच पे खेल रहे हैं वहां नंबर उन्होंने बना लिए। अच्छा, बिलावल साहब की ये बात कि ना तो हम ये ले रहे हैं और हम अदील साहब किधर की पिच है वो? मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त पाकिस्तान की पिच तो नहीं होगी जी, जिस पे वो खेल रहे हैं। जी सब तो पता है कि वो किस पिच पे खेल रहे हैं, और अच्छा अपने लिहाज से देखें, अपने लिहाज से वो अच्छा खेल गए हैं, लेकिन उनकी ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम ना तो ये तेल ले रहे हैं और ना कोशिश कर रहे हैं। उसकी एक रीजन बताता हूं। देखिए, अगर ऐसा होता कि मुसद्दिक मलिक साहब का जो दावा है ये झूठा होता, तो रूसी सफीर जो कि 3 से ज्यादा मरतबा वजारत पेट्रोलियम आ चुके हैं, हमारे हुकाम से मुलाकातें कर चुके हैं। अदील, आप कह रहे हैं कि दोनों जो है वो अपनी अपनी जगह पर अच्छा खेल रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, आपसे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अदील, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि दोनों जो हैं अपनी अपनी जगह पर, मुसद्दिक मलिक साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ठीक खेल गए। अपना कमेंट कंप्लीट कीजिएगा, फिर मुझे हसन की तरफ जाना है। देखें, मुसद्दिक मलिक साहब जो बात कर रहे हैं ना कि रशिया के साथ तेल की ख़रीदारी के हवाले से पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, अगरचे इसमें बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ अभी बाकी हैं। उनके वफ़द ने 15 तारीख को आना है और हमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ज़राए ने यह बताया था कि रूसी हुकाम ने ये कहा था कि भारत को और चीन को जिन नरखों पर तेल दिया जा रहा है डिस्काउंटेड रेट पर, वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। अच्छा, वो एक स्टेज पे $20 फी बैरल भी था, एक स्टेज पे $30 फी बैरल भी था। अभी तक कोई फाइनल कोई रेट ऐसा तय नहीं हुआ, लेकिन ये बताया गया था कि आप भारत और चीन को जिस रेट पे हम दे रहे हैं वो आपको भी देंगे। अच्छा, जब इनका वफ्द वापस आया है उसके बाद रूसी सफ़ीर ने पेट्रोलियम डिवीज़न का दौरा भी किया और उनकी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हुकाम से मुलाकातें भी हुई हैं। अगर ऐसी कोई बातचीत ना चल रही होती या पाकिस्तान कोई कोशिश ना कर रहा होता या इनके दौरा रूस के दौरान कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट ना होती, तो ऐसी सूरत में फिर रूस के सफीर ना आते, ना बातचीत होती। जो फॉलो अप मीटिंग्स हो रही हैं और 15 तारीख को रूस का वफ्द आ रहा है, ये सारी सूरत हाल बता रही है कि वाकई खबरें दे रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। इसका मतलब हसन, ऐसी कोई बात नहीं है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है। देखिए, लगता तो ऐसे है कि शायद आप हसन से सीधा सीधा सवाल पूछें। हसन, ये बताइए कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब ये कह रहे हैं कि हम ये काम कर ही नहीं सकते, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए साहब, लगता ये है कि शायद अब हुकूमत के तिलों में तेल रहा ही नहीं है। जो आज ये तेल की बात कर रहे हैं रूस से लेने की, पहले तो गदो करते जिस तरह ये इसाक डार साहब की स्टेटमेंट आई कि हम अक्टूबर में मैं गया था अमेरिकन से बातचीत करने, फिर उसके बाद आया। देखिए, कोई भी आप प्रोजेक्ट खोल के देख लें, कोई भी आप एग्रीमेंट देख लें, किसी चीज़ को जहां पर छुपाया जाता है और या जितने भी करप्शन के मेगा स्कैंडल, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, कोई भी आप हिस्ट्री उठा के देख ले, जहां भी आप एग्रीमेंट, एमओयू और दीगर मामलात को जहां पर छुपाया जाता है, वहां पर करप्शन का अंसर जो है वो बढ़ जाता है और सवालात उठते हैं। पीडीएम है, फेडरल हुकूमत, उसमें तमाम 13 जमातें, होना तो ये चाहिए था। जब इसहाक डार साहब, मैं ये समझता हूं कि जब वहां से अमेरिका से अक्टूबर में जिस वो दावा कर रहे हैं कि मुलाकात करके आए थे, जी हसन, मिफ्ता इस्माइल साहब भी इस तरह आप देखें कि वो जो कुछ करके लाते थे पीडीएम को आके आगाह करते थे। जब ये बात करके आए थे, मुसद्दिक साहब बात करके आए थे, तो ये तमाम जमातों को इत्तेमाद में लेते। ये उनका बयानिया कुछ और है, यानी ये बातों को छुपाया जा रहा है। पीडीएम जमातों में मामलात को नहीं लेकर आते, यही वजूहात है जिसकी वजह से माजी में भी ऐसे ही आप कह रहे हैं कि यही वजूहात है जिसकी वजह से माजी पर भी आपके मामलात पर सवाल उठते रहे। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।